बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे नमूनिया डिजीज़ मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए, नमूनिया डिजीज़ मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नमूनिया एक्चुअली है क्या और उसके टाइप्स क्या हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है और उसके साथ साथ उसके डायग्नोसिस के क्या प्रोसीजर हैं, कौन से टेस्ट जो है वो किए जाते हैं, कौन से प्रोसीजर्स किए जाते हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए। साथ ही साथ में इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है नमूनिया की वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अपने इस टॉपिक को लेकर आज चलेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें इस चीज़ का पता है कि नमूनिया जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ दी लंग्स है। अब वो किसी एक लंग की भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, किसी मतलब दोनों की भी हो सकती है। इन्फेक्शन आप कह लें कि ये है लंग्स की, सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी हो सकता है। नॉर्मली 3 टाइप्स की हमारे पास होती है, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल होती है। तो लंग्स आपके इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, टाइनी सैक्स जो आपके हैं, एल्विलाई जो हैं वो इनसाइड लंग्स जो है ना वो आपके फिल हो जाते हैं फ्लूइड के साथ। तो इस वजह से ये कह लें कि ये थोड़ा सा एक डेंजरस कंडीशन हो जाती है। नॉर्मली जो है वो नमोनिया आप कह लें कि यंगर और पीपल के अंदर जो है वो हेल्दी पीपल के अंदर हो सकता है, लेकिन डेंजरस नहीं इतना होता। ओल्डर अडल्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा डेंजरस कंडीशन आ जाती है, इन्फेंट्स के अंदर ज़्यादा कंडीशन आ जाती है, या वो लोग जिनको कोई और कोई डिजीज़ जो है, कोई कोमॉर्बिडिटी उनको है। तो क्योंकि ऐसे में लोगों के जो है ना इम्यून सिस्टम आप कह लें कि थोड़ा वीक हो जाता है, इस वजह से ये चीज़ देखने को आती है। अच्छा, अब हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहले सिम्टम्स जो नमोनिया के शो होते हैं वो मतलब नॉर्मली आपके लिए रिजेंबल करते हैं कोल्ड या फ्लू के। तो उसमें हाई फीवर है, चिल्स है, कफ विद स्पुटम है, ये सारी चीज़ें। फर्दर इसके साथ साथ रस्टी ग्रीन फ्लैम होती है, फास्ट ब्रीदिंग है, शेकिंग चिल्स हैं, और साथ ही साथ में चेस्ट पेन जो है वो प्लेराटिक पेन जिसे कहते हैं वो होती है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, फटीग, वीकनेस है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के अंदर स्वेटिंग, हेडेक, मसल पेन ये भी देखने को मिलता है। कन्फ्यूजन और डिलीरियम बहुत सारे पेशेंट्स में जो है वो देखा जाता है। आपके जो है ना वो मतलब कह लें कि पर्पलिश जो है स्किन कलर, डस्की स्किन कलर या साइनोसिस की कंडीशन जो है वो हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे जो है ना वजह होती है कि पुअरली जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हो गया होता है। तो मतलब आप कह लें कि जो सिम्टम्स होते हैं ना वो वेरी कर सकते हैं अंडरलाइन कंडीशन की वजह से, और टाइप ऑफ नमोनिया की वजह से, और सिविरिटी ऑफ नमोनिया की वजह से इनके ऊपर जो है वो वेरी करते हैं। तो ये मतलब जो मैंने अभी सारे साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं, ये मतलब आप कह लीजिए कि ओवरऑल हर टाइप के अंदर तकरीबन यही होता है, थोड़ा सा वेरिएशन आ सकती है। अच्छा, अब जब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो देखिए ट्रीटमेंट से सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप्स कितनी है नमोनिया की। ठीक है, उसकी टाइप्स कितनी है, उसकी सिविरिटी क्या है, इसके ऊपर है। तो देखिए, जो बैक्टीरियल टाइप ऑफ नमोनिया बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं डेफिनेटली इसको, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe है वो कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा निमोनियाe है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, लेजिनेला निमोनिया है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ को कॉज कर रही होती हैं। देन वायरल टाइप आती है हमारे पास नमोनिया की, उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस है, राइनो वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, ये सारे जो है इस चीज़ को कॉज कर रहे होते हैं। देन फंगल टाइप ऑफ नमोनिया है, उसके अंदर हमारे पास फंगस जो है वो इन्वॉल्व होती है, जो कि सॉइल के अंदर हो या बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स के अंदर हो, इनके अंदर मतलब होता है। तो ये आप कह लें कि वीकेंड इम्यून सिस्टम वाले लोगों के अंदर ज़्यादा हो जाता है। इसमें क्रिप्टोकोकस स्पीशीज़ वगैरह हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस स्पीशीज़ वगैरह हैं, निमोसाइटिस जिरोसी वगैरह, ये मतलब सारे इसके अंदर फंजाई की जो स्पीशीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, अब देखें, जब हम बात कर रहे थे ऊपर हम फर्दर इनकी के 3 तो मेन ये टाइप्स हैं। अब देखिए, कुछ इसके अलावा टाइप्स आ जाती हैं, उनके अंदर एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया एक आ जाता है। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया क्या होता है कि आपका पेशेंट जो है वो किसी और वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी और कंडीशन की वजह से, लेकिन चूंकि उसको अटैच किया गया है किसी रेस्पिरेटर के साथ या ब्रीदिंग मशीन के साथ, तो वहाँ से वो इन्फेक्शन अपने वो कह लें कि एक्वायर कर लेता है। तो दैट्स वाई हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया उसे कहा जाता है। इसी तरह एक हमारी आ जाती है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, जो कि कम्युनिटी से आउटसाइड ऑफ द मेडिकल या इंस्टीट्यूशन सेटिंग आपको मतलब हो जाए, उसमें यानी क्या आ जाता है। फिर एक वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया, नाम से ही जाहिर है कि वो मरीज जो वेंटिलेटर यूज़ कर रहा है उसको नमोनिया हो जाता है, क्योंकि बड़ा कॉमन कॉज है वेंटिलेटर जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं, वो ये नोसोकोम इन्फेक्शन बड़ा जल्दी मतलब कह लें कि एक्वायर कर लेते हैं। तो ये मतलब आप कह लें कि वैप, हैप एंड कैप, यानी कि हैप मीन हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया, कैप मीन कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, वैप मीन वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमोनिया। तो ये एक उनके अलावा टाइप्स आपके पास आ जाती हैं।
अच्छा, अब जब हम बात कर रहे थे मतलब साइन एंड सिम्टम्स की, तो उसमें हमने बात किया था कि फीवर है, एक्स होती हैं, पेन है, कफ होती है, सारी चीज़ें। तो इनके लिए डॉक्टर आपको ओटीसी मेडिसिन जो है ना प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि आपके जो सिम्टम्स ऑफ नमोनिया है उनको मैनेज किया जा सके, कम किया जा सके। उसमें एस्प्रिन है, आइबुप्रोफिन है, एसिटामिनोफिन है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कफ मेडिसिन की, मतलब कोई भी कफ सिरप की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर्स जिस तरह का प्रिस्क्राइब करें उसके हिसाब से, बिकॉज आगे हम डायग्नोसिस में बात करेंगे कि कफ सिरप किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि कफ को और फ्लैम को, म्यूकस को रिमूव करने के लिए ये कफ सिरप जब यूज़ किया जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपकी आगे वो डायग्नोसिस में जब हम जाएंगे, तो उसमें जब हम बात करेंगे कि आपकी चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट क्या है और उसके मुताबिक इस चीज़ को देखा जाएगा। इसके साथ साथ हाइड्रेशन पे बड़ा जोर दिया जाता है कि हाइड्रेट आप अपने आप को रखिए, ताकि आपका जो थिक फ्लेम और म्यूकस है वो थोड़ा सा थिन हो जाए, उससे वो थिन हो जाता है। तो मतलब इम्यूनिटी अपनी जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह बाज़ दफ़ा हॉस्पिटल पेशेंट्स को रिक्वायर्ड होती है। तो हॉस्पिटलाइजेशन जो नमूनिया की है वो तो बड़ा एक सीवियर एक कंडीशन हो जाती है, उस पर आगे हम बात करते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात ओरल एंटीबायोटिक्स की आती है ना, तो ओरल एंटीबायोटिक्स पे ये होता है कि मतलब आप कह रहे हैं कि मोस्ट केसेस जो बैक्टीरियल नमूनिया के डेफिनेटली उसी से वो ट्रीट होते हैं। अच्छा, ज़रूरी ये होता है कि देखिए एंटीबायोटिक के लिए वैसे भी ज़रूरी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचने के लिए, उसके एडीआर से बचने के लिए, कि हमेशा आप अपना पूरा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जो करें। और उसके बाद ये कि आप ये ना देखें कि मतलब कि जनाब मतलब मैं ठीक हो गया हूँ और मैं अपना कोर्स पूरा ना करूँ, ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर्स ने आपको 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब की है, तो आपको वो 7 दिन पूरा लेनी है। अगर आप भले आप 3 दिन बाद ठीक हो गए, 4 दिन बाद ठीक हो गए, इट डजेंट मैटर, ठीक है। इवन इफ यू फील बेटर, तब भी आपने जो है वो अपना क्या कहते हैं एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करना है, ताकि फर्दर जो है आपको इन्फेक्शन ना हो, फर्दर कोई इशू जो है वो आपका ना हो। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो इन्फेक्शन री इन्फेक्शन होने का डर होता है, और फिर बाद में फिर उसी एंटीबायोटिक के साथ मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी ट्रीटमेंट कह लें कि नमोनिया की। जो एंटीबायोटिक्स की अगर हम गाइडलाइंस के ऊपर बात करें, तो देखिए एंटीबायोटिक्स का जो होता है, मैं इस पर थोड़ा सा जब मैं डायग्नोसिस की बात करूँगा तो उससे मैं रिलेट करूँगा कि कौन से एंटीबायोटिक किस तरह लिए जाते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉजेज़ की, कि मतलब अब हमें पता तो हो कि आखिर कॉजेज़ जो है वो होते क्या हैं, मतलब आखिर किस वजह से ये चीज़ होती है। तो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से जनाब मेनली ये हमारे पास एक इशू आ रहा है। जो नमोनिया के जो जर्म्स होते हैं वो एल्वेलाई के ऊपर सेटल कर जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और थ्रू कफ और स्नीज ऑफ द पेशेंट जो है वो ये आगे फैलता है। तो ये कंटीजियस भी है, और मतलब आप कह लें कि ज़रा थोड़ा सा इसमें कि ज़रा केयर करनी पड़ती है। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास क्या है कि वो लोग जो 5 साल से कम हैं बच्चे, या वो अडल्ट जो 65 ईयर से ऊपर हैं, स्मोकिंग जो करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें अंदर ये है। कुछ अंडरलाइन कंडीशंस हैं जिस तरह के सिस्टिक फिब्रोसिस है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, सीओपीडी, एस्थमा वगैरह है, कुछ किडनीज़ के, लिवर के, हार्ट के डिजीज़ हैं। तो ये मतलब लोग जो है वो रिस्क फैक्टर पे आ जाते हैं। वो लोग जिनका वीक या इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम है, जैसे कि एड्स है, एचआईवी है, कैंसर है, वो लोग जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ आ सकती है। कोल्ड इन्फ्लुएंजा के मतलब उसके नतीजे में ये चीज़ आ सकती है। एक्सपोजर मतलब आप कह लें कि अभी रिसेंटली आपको हुआ हो, इंटेंसिव केयर यूनिट से आप रिसेंटली हॉस्पिटलाइज होकर आए हों, मेल न्यूट्रिशन हो, किसी केमिकल या पोल्यूटेंट से आपकी एक्सपोजर हुआ हो, तो ये सारे मतलब एक रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं नमूनिया के लिए। अच्छा, जहाँ तक बात इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को लेकर जब हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में देखिए, बच्चों का पहले तो बात ये थी कि जो इम्यून सिस्टम होता है ना उनको प्रोटेक्ट करता है उनको, लेकिन अगर वो प्रोटेक्ट ना करे तो फिर वो वायरल होने की होती है चीज़ें, सिम्टम्स आते हैं, डिफिकल्ट होता है ब्रीदिंग में, फीड प्रॉपरली नहीं कर रहे होते, कफिंग होती है, फीवर, इरिटेबिलिटी, डिहाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो बच्चों में ना नॉर्मली ये देखा जाता है कि उनकी चेस्ट में पेन होना, मैंने ऊपर बात की ना सिम्टम्स में कि चेस्ट में पेन होता है, तो पेन होना चेस्ट में, तो बच्चे क्या करते हैं, कफ करने के बाद वोमिट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब वो ये एक आप कह लें कि टॉडलर्स के अंदर जो है ना, जो भी मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, जो भी चलना जिन्होंने अभी नहीं शुरू किया होता, या नया नया चलना शुरू किया होता, तो उनके लिए ये चीज़ आती है। तो प्रॉपरली आप पीड्स वाले डॉक्टर्स को स्पेशली मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाकर प्रॉपरली इसकी जो है वो ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि बच्चे हैं, देखिए कोई भी एज हो, कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी हो, उसकी ट्रीटमेंट अगर आप प्रॉपर करेंगे, रैशनली उसको आप ट्रीट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं, पेशेंट आउटकम्स जो है वो अच्छे आपको क्लिनिकल आउटकम्स मिलेंगे। फर्दर इसमें ये बात कर लेते हैं आगे हम, टाइप्स को तो हम डिटेल में हम देख चुके हैं। तो टाइप्स में मैं सिर्फ एक चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा कि देखिए रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, कोई सा भी कॉज हो, जो साइन एंड सिम्टम्स है ना वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स सिमिलर होते हैं।
तो मेन इसमें ये चीज़ ये होगी कि प्रॉपर जो है ना इसका डायग्नोज हो और उसके बाद प्रॉपर जो है इसका ट्रीटमेंट हो, देन आप इस चीज़ की मतलब अच्छे प्रोग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हमारे ना वैक्सीनेशन भी लगती हैं। तो बच्चों को तो नॉर्मली ये उनका रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, इन्फेंट का बच्चों को लग जाती है। दो तरह की वैक्सीन हैं, एक न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है प्रेविना, एक न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है। तो ये दो वैक्सीन हैं जो लगती हैं, तो बच्चों को तो नॉर्मली ये रूटीन में लग जाती है, प्रेविनार वगैरह के नाम से एक आती है वैक्सीन। तो मतलब बड़ों को ये दी जाती है, लेकिन कह रहे हैं कि अडल्ट ओवर 65 ईयर्स, ठीक है, या वो लोग जो 2 से 64 ईयर्स के दरमियान है, सर्टेन मेडिकल कंडीशन की वजह से उनको डॉक्टर अगर रिकमेंड करे, प्रिस्क्राइब करे, तब उनको वो लगती है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जो न्यूमोवैक्स के नाम से वो जो मैंने ऊपर बात की थी, एक हमारे पास न्यूमोवैक्स के नाम से आती है जिसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है, तो वो भी उसका भी यही मतलब रिकमेंडेशंस आती हैं। तो ये मतलब उन लोगों को लगती है कि जो मतलब आप कह लें 65 ईयर्स के उससे होल्डर हो, वो लोग जिनको डायबिटीज़ हो, क्रॉनिक हार्ट लंग किडनी डिजीज़ वगैरह हो, या मतलब जो वो जिनकी स्क्रीन वगैरह ना हो, सर्जरी वगैरह हुई उस तरह। तो लेकिन ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक होता है, मतलब विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं होता। देखिए, कोई सी भी डिजीज़ हो, मैं पहले भी अपने काफ़ी सारे लेक्चर्स में ये बात कर चुका हूँ, चाहे वो लेक्चर रैशनल ड्रग यूज़ का हो, चाहे वो लेक्चर फार्मास्यूटिकल केयर का हो, काफ़ी सारे लेक्चर्स में मैंने ये बात की है कि देखिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। सेल्फ मेडिकेशन आप बिल्कुल मत करें। हमेशा प्रॉपर जो है वो डायग्नोज करवाएं, प्रॉपर लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स के साथ उसको जो है वो आप लेकर चलें, ट्रीटमेंट करवाएं, अपने फार्मासिस्ट के साथ डिस्कस करें, एडीआरस को डिस्कस करें, कोई और इश्यूज़ हैं, कंप्लाइंस के इश्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करें, प्रॉपर ट्रीट करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली एक पॉजिटिव आउटकम जो है वो आएगा। तो बीइंग ए फार्मासिस्ट ये मतलब थोड़ा सा हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ को जो है वो अपनी उस प्रीमिसेस के अंदर भी जो हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं तो डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके अंदर उस चीज़ को लागू करवाएं, मैनेज करें, देखें उस चीज़ को। इसी तरह अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट है तो जिस वार्ड के अंदर है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखें। कम्युनिटी फार्मासिस्ट है तो जो भी मरीज़ आ रहा है उसको प्रेस्क्रिप्शन आप फिल करके दे रहे हैं तो साथ ही में उसको गाइड करें। और मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अपना नॉलेज और स्किल जो है वो अपडेट इस मामले में रखें, ताकि आपको नई नई गाइडलाइंस और उसके मुताबिक की चीज़ें पता चलती जाए। अच्छा, देखिए जी, इसके अलावा ये तो चले वो बातें होगी ना, अभी मैं एंटीबायोटिक्स पे तो बात मैं अभी करूँगा आगे, वो मैं बताऊँगा कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उस चीज़ को लेकर चला जाता है। तो देखिए, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, देखिए अगर एक पेशेंट है ना जिसको मतलब नमूनिया हो गया है, तो भाई आप रेगुलर हैंड एक तो अपने वॉश करें, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया वायरस जो भी मतलब उससे बचें। माउथ और नोज़ को जो है वो आप कफ और स्नीज के दरमियान जो मतलब जब हो रहा हो तो कवर करें। स्मोकिंग ना करें, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, और मतलब कह रहे हैं कि स्पूटम और कफ पार्टिकल्स जो हैं, मतलब किसी मरीज़ के आप अटेंडेंट हैं उससे आप अब दूर रहें। तो नॉर्मली जो मतलब आप कह रहे हैं कि पेशेंट्स होते हैं ना 1 से 3 हफ्ते के दरमियान ना रिकवर कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन सीवियर कंडीशन जो है वो आगे भी जा सकती है। अच्छा, फर्दर अब हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। देखिए, डायग्नोसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, आप किसी भी जो है ना डिजीज़ के लिए जाएँ, अगर आप जाएँगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सेम केस निमोनिया के लिए भी है कि आपका मेडिकल हिस्ट्री आपसे ली जाएगी, आपका जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करेगा और आपकी कोर्स ब्रीदिंग, व्हीजिंग, क्रैकलिंग मतलब ब्रीदिंग साउंड को सुनेगा, उससे ये अंदाज़ा लगाएगा, सस्पेक्ट करेगा कि आपको निमोनिया है कि नहीं है। साथ ही में आपका ऑक्सीजन लेवल जो आपके ब्लड में है, वो आपके पेनलेस मॉनिटर जो है वो फिंगर के ऊपर रखता है, और आपके जो ना पल्स ऑक्सीमीटर के तहत आपके जो है ना वो चेक करते हैं ऑक्सीजन लेवल को। तो ये तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स जो है वो आपको चेस्ट एक्सरे लिख कर देगा। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, एक्चुअली चेस्ट एक्सरे कंफर्म करता है कि आपके लंग्स का कितना एरिया अफेक्टेड है, ठीक है, वो नमोनिया के डायग्नोसिस को कंफर्म करता है कि लंग्स का एरिया कितना अफेक्टेड है। इसी तरह सीटी स्कैन करवाते हैं ताकि डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है चेस्ट की वो हमें प्रोवाइड हो जाए। ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि वाइट ब्लड सेल काउंट को जो है वो मैयर किया जाए। देखिए, वाइट ब्लड सेल जो होता है ना, ये एक्चुअली मतलब आपके लिए इसका जो मैयर है वो हेल्प करता है कि कितनी सीवियर इन्फेक्शन है आपकी। जितना काउंट ज़्यादा होगा उतनी इन्फेक्शन ज़्यादा होगी, और ये भी देखा जाएगा कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कौन सा लाइकली जो है वो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है इस चीज़ को। देन कम्स ब्लड कल्चर। अच्छा, ब्लड कल्चर से मैं एंटीबायोटिक्स को मैं थोड़ा सा मतलब रिलेट करूँगा। देखिए, ब्लड कल्चर जो है ना वो रिवील करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स के अंदर स्प्रेड कर रहा है,
आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, मतलब वो बेसिकली मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर से लंग्स के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है। तो ब्लड कल्चर की रिपोर्ट देखते हुए जो है ना जी वो एंटीबायोटिक लगाया जाता है। ये एक आप कह लेंगे रैशनल एक ड्रग यूज है। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट भी इसे कहा जाता है। ये बेसिकली किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स आपके पास जो है वो आ जाते हैं और उसके मुताबिक जो है ना आपके पास एंटीबायोटिक्स की ऑप्शन आ जाती है। तो एंटीबायोटिक्स की ऑप्शन आती है, उसमें मतलब लिखा होता है, एक पे लिखा होता है रेजिस्टेंट। जो रेजिस्टेंट होता है वो तो खत्म, वो तो आप नहीं, आपके कोई किसी काम का नहीं है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट, तीसरा होता है सेंसिटिव। तो सेंसिटिव या इंटरमीडिएट में से मतलब नॉर्मली इसका मतलब उसको टिक मार्क किया जाता है। तो ये जो है ना एंटीबायोटिक आपको उसके मुताबिक लगाया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास इसमें मतलब इसके मुताबिक जो आ जाती हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो सेफ मतलब कह रहे कि रैशनल थेरेपी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, रैशनल थेरेपी किस तरह से मतलब की जाती है कि भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक जो है आपकी इन्फेक्शन के मुताबिक उसको मतलब किया जाता है। कोई मेडिकल कंडीशन आपकी है उसको देखते हुए पैटर्न ऑफ लोकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को देखा जाता है, कॉस्ट को भी देखा जाता है। इसके अलावा बाकी कुछ पेशेंट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे एज है, वेट है, एलर्जीज हैं, प्रीवियस एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, इन सारी चीज़ों को देखकर वो ये किया जाता है। ये मतलब एक आप कह लें कि एक रैशनल जो है वो सेफ एक मतलब किया जाता है, एम्पिरिकल थेरेपी जो है वो दी जाती है। अच्छा, फिर जब कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट की रिपोर्ट जब आपकी आ जाती है ना, तो फिर उसके मुताबिक जो है उसको एडजस्ट किया जाता है, उसमें उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। तो मतलब इसमें हमारे पास आप कह लें कि अकॉर्डिंग टू वेरियस गाइडलाइंस, कोई भी गाइडलाइंस आप उठा लें, IDS से देख लें, BMJ देख लें, नाइस देख लें, मेडस्केप की आप देख लें, उसके अलावा WHO गाइडलाइंस वगैरह देख लें, कोई भी हॉस्पिटल में आप अगर विजिट कर लें, वहाँ नमोनिया पेशेंट्स के अगर आप पेशेंट प्रोफाइल डाटा को, डिफरेंट डाटा को लेकर अगर आप देख लें, तो नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स लगते हैं फर्स्ट लाइन में उसमें हमारे पास मैक्रोलाइड्स हैं, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। इसके साथ साथ मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स भी पेशेंट्स को लग रहा होता है, लीवोफ्लॉक्सासिन वगैरह है, या कंबाइंड थेरेपी बीटा लगते हैं, पेनिसिलिन वगैरह, स्फेलोस्पोरिन वगैरह लगते हैं। अच्छा, स्फेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन का ये है ना कि चूँकि ये थोड़ा सा वो भी करते हैं, एलर्जीज वगैरह भी करते हैं, तो इसलिए ज़रा इनको थोड़ा देख कर करना पड़ता है। इसके अलावा इनके कम्बिनेशन भी जो है वो इनके लगते हैं, ऑक्सीसिन वगैरह के और इसके मतलब अमाइनोग्लाइक सॉरी मैक्रोलाइड के साथ कम्बिनेशन भी लगता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी लगाए जाते हैं, जेंटामाइसिन वगैरह, कार्बापिनम्स लगाए जाते हैं। और बहुत सीवियर कंडीशन के अंदर जो है वो वैनकोमाइसिन जो है वो प्रिस्क्राइब को किया जाता है। ये सारी चीज़ें मतलब मैंने जो अभी नाम लिए एंटीबायोटिक के पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। अगर आप मेरा रैशनल ड्रग यूज़ के ऊपर मेरा जो लेक्चर है लास्ट अभी मैंने रिसेंट 2-3 महीने पहले दिया था, तो उसके ऊपर आप बात अगर सुने तो उसमें भी हमने कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के ऊपर बड़ा जोर दिया। तो रैशनल ड्रग यूज़ जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। तो रैशनल ड्रग यूज़ क्या है कि प्रॉपर जो है वो आपका डायग्नोसिस हो, प्रॉपर आपकी प्रेस्क्रिप्शन हो, प्रॉपर उसके ऊपर कंप्लाइंस हो, डेफिनेटली आपको एक अच्छे आउटकम्स मिलेंगे। तो ये चंद एक मतलब कह रहे कि गाइडलाइंस हैं। तो ये जब आपका पेशेंट जब एडमिट होता है तो डेफिनेटली वो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक उस चीज़ को लेकर आगे चला जाएगा। अच्छा, फर्दर हम बात कर रहे थे, मैं डायग्नोसिस की तरफ दोबारा वापस आता हूँ। मैं चूँकि मैंने कहा था मैं रिलेट करूँगा उस चीज़ को, तो मैंने वो बात होगी। अच्छा, डायग्नोसिस में चेस्ट एक्सरे है, CT स्कैन है, ब्लड टेस्ट है, फर्दर ब्लड कल्चर की हम बात कर रहे थे। अच्छा, फिर ABGs काउंट होता है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस को देखा जाता है, एक्यूरेट रीडिंग ली जाती है, देखा जाता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वगैरह क्या है, अदर फैक्टर्स को देखे जाते हैं, स्पूटम एनालिसिस किया जाता है, ऑर्गेनिज्म देखा जाता है कौन सा है, ब्रोंकोस्कोपी की जाती है। अच्छा, ब्रोंकोस्कोपी बहुत कम समटाइम्स यूज होती है, लेकिन इसमें होता यूँ है कि पेशेंट एनेस्थीसिया दिया जाता है और थिन फ्लेक्सिबल लाइट ट्यूब होती है जो कि ब्रोंकोस्कोप मतलब पास किया जाता है लंग्स के अंदर, और डॉक्टर जो है डायरेक्टली इन्फेक्टेड पार्ट्स को एग्जामिन करते हैं, यानी कि आपके जो इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं एयरवेज के, लंग्स के, उनको एग्जामिन करते हैं। अच्छा, फर्दर इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन ऊपर हमने जिक्र किया था। देखिए, हॉस्पिटलाइजेशन जो है ना जी बड़ी सीवियर एक कंडीशन है, और मतलब आप कह रहे हैं कि वो मरीज़ जो कि मतलब कह रहे हैं कि सीवियर नमूनिया के पेशेंट है और कोई और उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी है, उस वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इसमें यह है कि पेशेंट नॉर्मली जो है ना वो उसका पेशेंट का जो है ना हार्ट रेट, टेम्परेचर, ब्रीदिंग ये देखी जाती है, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स लगते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपी वगैरह की जाती है, यानी कि एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जाती है ताकि आपकी ऑक्सीजनेशन बेहतर हो जाए, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। मतलब ऑक्सीजन थेरेपी किस तरह दी जाती है, नेजल ट्यूब, फेस मास्क, वेंटिलेटर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सीवियरिटी के ऊपर। तो हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो वो मतलब एक सीवियर कंडीशन में आता है, तो उसके मुताबिक होता है। और फिर अल्लाह माफ़ी दे, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि ICU में भी एडमिट होते हैं इस चीज़ के लिए, इंटेंसिव केयर यूनिट में भी
नमूनिया के पेशेंट्स एडमिट होते हैं। तो मतलब ये एक आप कह लें कि एक सीरियस एक कंडीशन एक आ जाती है। नमूनिया रिकवरी की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी बात की कि बहुत सारे यंग अडल्ट ऐसे होते हैं, यंग पर्सन होते हैं जो कि 1 हफ्ते के अंदर रिकवर कर जाते हैं, बहुत सारे थोड़ा लॉन्गर टाइम लेते हैं। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आपकी कंडीशन किस तरह से की, किस तरह होता है। तो यही है, अगर आप स्टिक करेंगे अपने ट्रीटमेंट प्लान के साथ, डॉक्टर ने जो आपको बताया उसके मुताबिक चलेंगे, प्लेंटी ऑफ रेस्ट करेंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेंगे, तो डेफिनेटली और फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली आप बड़ा जल्दी जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की नमूनिया की। देखिए नमूनिया की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना जी, वो जाहिर बात है देखिए उन पेशेंट्स में होगी जो जिनका वीकेंड जो है वो इम्यून सिस्टम होगा, क्रॉनिक कंडीशंस होगी जैसे कि डायबिटीज़ हैं, और इसके साथ साथ मतलब वो मरीज़ जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, एम्फाइसीमा के मरीज़ हैं, तो ये मतलब जाहिर बात है रिस्क जो है ना इनका वो मतलब नमूनिया जो है इनको बढ़ा देता है और डेफिनेटली वो इस तरफ चले जाते हैं। फिर एक कंडीशन हमारे पास आती है बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया क्या है कि बैक्टीरिया जो नमूनिया इन्फेक्शन का है ना वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो ये डेंजरस हो जाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है, सेप्टिक शॉक की तरफ आप चले जाते हैं, और इसके अलावा ऑर्गन फेलियर्स का भी इसमें जो है वो कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। लंग्स एब्सेस का है। लंग्स एब्सेसिस क्या होती है, कैविटीज होती है लंग्स के अंदर जिनके अंदर पस मच जाता है, तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं डेफिनेटली, और बाज़ दफ़ा ड्रेनेज करनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है पस को लंग से रिमूव करने के लिए। तो लेकिन वो एक बहुत एक आप कह लें कि आगे फर्दर जो है कंडीशन आ जाती है। देन कम्स इम्पेयर्ड ब्रीदिंग। इम्पेयर्ड ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है कि ट्रबल गेटिंग इनफ ऑक्सीजन व्हेन यू ब्रीथ। इसके अंदर मतलब ये होता है कि हमें ना वेंटिलेटर की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS के नाम से सिखाया जाता है। ये रेस्पिरेटरी फेलियर की एक सीवियर जो है फॉर्म है, मेडिकल इमरजेंसी है, प्लूरल एफ्यूजन वगैरह आ जाती है। प्लूरल एफ्यूजन क्या आती है कि आपकी जो लंग्स की लेयर है प्लूरा, उसके अंदर थिंग जो है ना वो मेम्ब्रेन होती है प्लूरा, तो उनकी जो आउटसाइड लंग्स होती है इनसाइड रिब केज ये फ्लूइड भर जाता है, तो इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसको ड्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब आप कह लें कि ये एक कॉम्प्लिकेशन सीवियरिटी जो हमें डेथ की तरफ ले जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नमूनिया क्योरेबल है? ठीक है, क्योरेबल है, बिल्कुल है। वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन जो क्योरेबल है, प्रॉपर रिकग्निशन हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, और बहुत सारे केसेस जो हैं विदाउट कॉम्प्लिकेशन क्लियर हो जाते हैं। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अगर आप एंटीबायोटिक जल्दी स्टॉप कर देंगे, ठीक है, और मतलब इन्फेक्शन क्लियर नहीं हुआ, जल्दी स्टॉप कर दी, तो फिर वो नमूनिया दोबारा वापस आ सकता है। उसके बदले में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, फिर इन्फेक्शन जो है वो मतलब नहीं करेगी। अच्छा, इसी तरह वायरल नमूनिया के लिए क्या है कि वो 1 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, कॉमन रेमेडीज़ के साथ हो जाता है। तो ये चंद एक आप कह लें कि चीज़ें हैं जो कि मतलब पेशेंट्स अगर करें तो डेफिनेटली वो इस चीज़ से बच सकते हैं। दैन ब्रोंकोनमोनिया की कंडीशन है, लोबर नमोनिया है जो कि लोब्स ऑफ लंग का मतलब वो करते हैं, तो इसकी 3-4 कंडीशन होती हैं। एक कंजेशन आती है, लंग टिश्यू जो है ना अपीयर हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, कंजेस्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हो जाती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती है एयर सैक्स के अंदर। फिर रेड हेपेटाइजेशन आ जाती है, रेड ब्लड सेल्स और इम्यून सेल्स जो है ना वो एंटर हो जाते हैं फ्लूइड में, तो वो मतलब लंग्स अपीयर हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं, सॉलिड अपीयरेंस हो जाती है। ग्रे हेपेटाइजेशन में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं इम्यून सेल्स में, ठीक है। तो ब्रेक डाउन जो रेड ब्लड सेल्स का होता है वो चेंज इन कलर और आप कहने के रेड टू ग्रे हो जाता है। देन कम्स रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है कि इम्यून सेल जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है इन्फेक्शन, तो प्रोडक्टिव कफ जो है वो इजेक्ट करती है रिमेनिंग फ्लूइड फ्रॉम लंग्स। तो ये लोबर नमोनिया की आप कह लें कि 4 स्टेजेस एक आ जाती हैं। तो ये मतलब एक आप कह लें कि एक हमारी डिजीज़ मैनेजमेंट के ऊपर हमारा टॉपिक था। तो फर्दर डिटेल्स आपको डिफरेंट लिटरेचर्स में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह मुलाकात होगी।